मैं किसी से नहीं डरती और शाहज़ैन से तो मैं बिल्कुल नहीं डरती। मुझे उसका कोई खौफ नहीं है। मैं उसके सामने खड़ी होकर उसकी आँखों में आँखें डालकर बात करने की हिम्मत रखती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो जल्लाद है, मगर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इस वक़्त शीशे के सामने खड़ी अपने आप को हौसला देने की कोशिश कर रही थी। मैं जन्नत खान, अपनी मर्ज़ी की मालिक खुद हूँ। मैं वही करूँगी जो मेरे दिल में आएगा और जिसके लिए मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। उसने दोबारा से अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। सोनिया जो कि बेड पर लेटी कॉफी काफी देर से इसकी फजूल गोइयां सुन रही थी, बोले बगैर न रह सकी। ये सारी बातें ना एक बार शाहजैन के सामने जाकर करो, फिर मैं तुम्हें मानूंगी। यूं हवा में तीर तो हर कोई ही फेंक सकता है। तुम मुझे चैलेंज मत करो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लो जी, तुम्हारी आवाज तो अभी भी कांपनी शुरू हो गई है। अभी तो मैंने तुम्हारे भाई का नाम लिया ही नहीं। न जाने उसके सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। वैसे मैं तुम्हें कजन और अच्छी दोस्त होने के नाते मशवरा देना चाहती हूँ। बाजार जाओ, अकेले हाइकिंग पर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना जो हाल तुम्हारा शाहजैन करेगा ना, तुम बहुत ज्यादा पछताओ। देखो, तुम मुझे डराओ नहीं। कल ही तो तुम मुझे कह रही थी कि हमें अपनी जिंदगी अपनी ही मर्जी के मुताबिक जीनी चाहिए। मैं अभी भी इस चीज से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाज औकात लड़कियों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस वजह से नहीं कि वो लड़की है, इस वजह से कि उनकी इज्जत बहुत नाजुक होती है। तुम शादी के बाद शाहजहान के साथ हाइकिंग पर चली जाना। तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरा तो दिल है कि शादी भी 3-4 सालों के लिए पोस्टपोन हो जाए। हाँ, जैसे दादा जान तुम्हारे कहने पर ये बात मान ही जाएंगे। तुम कहोगी और वो शादी आगे बढ़ा देंगे। मत भूलो कि 2 महीने के अंदर अंदर ही ना तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। वो सोफे पर बैठ गई और अपने नाखून दांतों तले चबाने लगी। फजूल हरकतें छोड़ दो, सोनिया ने चिढ़ते हुए कहा। तुम क्या इस मामले में मेरा साथ नहीं दे सकती? वो तेजी से उसके पास गई और उसके हाथ पकड़कर पुरजोश अंदाज में कहने लगी। बिल्कुल भी नहीं। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तुम आकर में सब कुछ मुझ पर डाल देती हो और खुद खामोशी से साइड पर हो जाती हो। और मैंने एक बात ना और भी नोट की है। शाहजहान साहब अक्सर ही तुम्हारे ना छूट तुम्हें देते हैं और मुझे लगता है कि तुम इसी छूट का खुला फायदा उठा रही हो। नहीं, वादा करती हूँ कि इस बार तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें ज्यादा तंग भी नहीं करूंगी। तुम्हें बस कल सुबह मुझे किसी तरीके से शाहजैन की नजरों से बचाए बगैर इस हवेली से बाहर निकालना है। बेटा जी, कल आपका वर्किंग डे है और आपने यूनिवर्सिटी जाना है। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी जाने की बजाय हाइकिंग पर चली जाऊंगी और तुम शाहजहान साहब को बता देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने कमरे में सो रही हूँ। तुम भी प्लीज यूनिवर्सिटी ना जाओ ना, और मेरे लिए छोटी सी कुर्बानी दे दो। अच्छा, और मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? सोनिया की लालची तबीयत से मजबूर होकर पूछे बगैर न रह सकी। वो छोटी छोटी आंखें करके उसको घूरने लगी। क्या तुमने कभी कोई काम बगैर मतलब के किया है? बिल्कुल भी नहीं। और ये सब कुछ मैंने तुमसे ही तो सीखा है, मेरी प्यारी सी कजन। उसकी मोटे मोटे गालों को खींचते हुए बोली। जन्नत खान कराह कर रह गई। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आतिफ असलम के कॉन्सर्ट के टिकट चाहिए, मगर वो तो शॉर्ट हो चुके हैं, मुझे नहीं पता। किसी से भी लेकर दो। उसने अपने बाल हवा में लहराते हुए कहा और वॉशरूम फ्रेश होने के लिए चली गई। जबकि जन्नत एक नहीं नई परेशानी में मुब्तला हो गई। उसने मोबाइल उठाया और जल्दी से हादी को कॉल मिलाई। ये तुमसे एक छोटा सा काम है। छोटे काम के 10,000 है और बड़े काम के 20,000। दूसरी तरफ की उसकी मनहूस आवाज सुनाई दी तो दांत पीस कर रह गई। पता नहीं किन लालची लोगों में फंस गई हूं मैं। ओ मैडम, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। मुझे बताओ कि काम करवाना है या नहीं? ठीक है, काम करवाना है। मेरी बात सुनो, मुझे आतिफ असलम के कॉन्सर्ट का ना एक टिकट चाहिए। क्या तुम वहां जाने वाली हो? अगर शाहजहान को पता चला तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए मंगवा रही हूँ। मेरी एक दोस्त है ना, उसको वहां पर जाना है। और जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी तो कोई दोस्त है नहीं, क्योंकि जितनी फजूल तुम्हारी पर्सनैलिटी है, कोई भी दोस्त तुम्हारे साथ ज्यादा अरसे तक नहीं टिक सकती। वो तो बस हम कजनों की ही मेहरबानी है जो हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर तुमने इस तरह की फजूल बातें करनी है तो मैं कॉल काट रही हूँ और अपने 10,000 भी भूल जाना। अच्छा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। किस तरह की परेशानी?
अब मैं 10,000 नहीं बल्कि 12,000 लूँगा, क्योंकि तुम तो जानती हो कि टिकट शॉर्ट है और मुझे किसी और से लेने पड़ेंगे, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। वो दान 20 का रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अकाउंट में 12,000 ट्रांसफ़र कर दूँगी। पहले पैसे दो और फिर उसके बाद काम शुरू होगा। और हाँ, मुझे स्क्रीनशॉट लाज़मी भेजना, क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये कहकर उसकी कॉल काट चुका था, जबकि वो अपना सर हाथों में गिराकर बेड पर बैठ गई। हाइकिंग पर जाने के लिए उसे 20,000 का खर्चा करना पड़ रहा था। इसका मतलब ये था कि उसे बड़ी बेवकूफ़ उससे कोई दुनिया में नहीं थी। लेकिन इस बार उसने अपने दादा जान से ये बात सुनी थी कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। सब कजन्स लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। निगाहें उठाकर देखा तो सामने वो दुश्मन जान खड़ा था और उसका हलक तक कड़वा हो गया। उसका दिल कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए। आज पूरा दिन उसने शाहजैन को नहीं देखा था, तो उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, मगर उसको देखते ही वो बदमिजा हो गई। ऐसा नहीं था कि उससे नफरत करती थी, बल्कि वो खामोशी से बहुत ज्यादा घबराती थी। शाहजैन बार बार ही अपना कोई ना कोई काम उसके जिम्मे लगा देता था और फिर अपनी निगरानी में करवाता। अगर वो इनकार करती तो डांट सुनने को मिलती। लो जी, आपका बुलावा तो आ गया मोहतरमा, अब आप यहाँ से जाइए। हादी ने उसके हाथ से रिकेट लेते हुए कहा कि उसको इतनी ट्रस्ट इश्यूज से वो खुद ही कैश में पैसे लेने के लिए आ गया था। मैंने तुम्हें बुक सेट करने के लिए कहा था। वो अपने रोबदार अंदाज में उससे सवाल कर रहा था। वो मेरी तबीयत खराब थी, उसने खांसते हुए कहा, जिसकी वजह से पूरा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। ये कहकर उसने अपनी गर्दन झुका दी थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो बिल्कुल फिट हो, तो चलो मेरी बुक सेट कर दो। मगर यहाँ पर इतनी ज्यादा मुलाजमा है, आप उन्हें क्यों नहीं कहते हैं? क्या मैंने तुमसे मशवरा मांगा है? वो अपनी जगह पर रुक कर उसको घूरते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही आपको कह रही थी। जब तक तुम्हें इजाजत ना हो दो ना, तब तक अपनी जुबान ना चलाया करो। खड़ूस इंसान। मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, मैं बहरा नहीं हूं। मैंने भी इसीलिए कहा है कि आपको सुनाई दे। बेसाख्ता उसके मुंह से फिसला। जल्दी उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी और जुबान दांतों तले दबा ली थी। पहली बार शाहसैन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, लेकिन वो फौरन से ही गायब हो गई थी। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मुझे इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, गलती हो गई, वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। जल्दी से उसने माजरत की कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मामा को इतला मिल जाए। और इसकी मामा ऐसी थी कि उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं करती थी। जहां पर वो गलती करती तो फौरन से जूता उठाकर उसको धोकर रख देती थी। वो अक्सर ही कहती थी कि अम्मा, कुछ तो लिहाज कर ले, मैं बड़ी हो गई हूँ। और आगे से उसे डांट सुनने को मिलती थी कि क्या फायदा तुम्हारे 18 साल के होने का, दिमाग अभी भी तुम्हारा घुटनों में ही है। और उसके साथ स्टडी रूम में दाखिल हुई तो बेसाख्ता उसके मुंह पर वाहो निकला था, ये किताबें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैं आपको कहती हूँ कि ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए तो, मुझे ज्यादा घुमाने की कोशिश मत करो। जल्दी से उठो और मुझे इन किताबों के नंबर्स के मुताबिक इनको सेट करके दिखाओ। ये कहकर वो खुद सोफे पर बैठ गया और अपना मोबाइल चेक करने लगा। किस कदर जालिम इंसान है, खुद आराम से मोबाइल चला रहे हैं और मुझे काम पर लगाया हुआ है। आपने मुझे कहा था कि आप मुझे 50,000 देंगे। अचानक उसे एक छोटी सी लड़की की आवाज सुनाई थी। वो ब्रू उठाकर उसके चेहरे को देखने लगा। और ये 50,000 किस खुशी में? जहां तक तुम्हारे रिजल्ट का सवाल है, तुम सारे सब्जेक्ट में ही फेल हो चुकी हो, सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट में पास हुई हो, वो भी मुश्किल पासिंग मार्क्स। आप जानते थे कि तुम्हें कितनी बीमार थी? वो भी आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ था। आपने दरख्त पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की थी और फिर पाँव फिसलने की वजह से जमीन पर गिर गई थी और आपका बायां बाजू टूटा था। मगर इसके बावजूद आप लिखने के काबिल थी, लेकिन आपने इस टूटे हुए बाजू को इतना सर पे चढ़ा दिया कि बीमारी पड़ गई। और वो उसको याद करवाते हुए बोला, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर जाकर अपना मुंह छुपाए। जो भी था, मगर मेरी हालत खराब थी। अब तो आप बिल्कुल ठीक है ना, तो जल्दी से अपना काम करें। लेकिन आपने मुझे 50,000 देने का वादा किया था। आपने जो पिछले हफ्ते मेरा मोटर बाइक खराब की, वो 50,000 उस पर खर्च होंगे। इत्मीनान से जवाब देकर उसने अपनी किताब खोली थी। मुझे दोबारा डिस्टर्ब ना कीजिएगा, जल्दी से अपना काम मुकम्मल करें। वो गनखियों से उसकी तरफ देख रहा था, जो कि मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। वो 100% यकीन से ही बात कह सकता था कि दिल ही दिल में उसको गालियां दे रही है।
मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर बोल सकती। अचानक ही उसे याद आया कि उसके दोस्त ने तो इसे एक बुक का रिव्यू करने के लिए दिया था। फिर उसको उसी बुक पर एक आर्टिकल लिखना था, जो कि इसके बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और एक बार वो आर्टिकल पब्लिश हो जाता, तो उसकी कंपनी काफ़ी हद तक प्रमोट हो सकती थी। और वो ये सोचकर उठा और दराज़ खोल दिया, मगर अचानक के पीछे हटा। ऊँची आवाज़ में चिल्लाया क्योंकि उसको कॉकरोच से डर नहीं लगता था, मगर उसको उनसे घिन महसूस होती थी। और अभी तक उसकी दराज़ से ना जाने कितने कॉकरोच बाहर निकले थे। वो जो खामोशी से अपने काम में मगन थी, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पलट कर देखा, जहाँ पर वो खड़ा उसे खूनख्वार निगाहों से देख रहा था। उसका बस ही नहीं चल रहा था कि उस लड़की को उठाकर एक जगह, ऐसी जगह पर फेंके, जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। "ये तुमने किया ना?" वो इसकी आँखों में देखते हुए कह रहा था। "आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता।" उसने थूक निगलते हुए कहा, और इसके साथ-साथ वो फर्श पर चलते हुए उन कॉकरोच को देख रही थी, जो उसको उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया और एक डिब्बे में बंद करके उसकी दराज में डालने के लिए लाई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने इसको नाजायज़ डाँटा था। मगर उसके बाद वो हैरान थी कि अभी तक उसके शौहर ने कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया। इस बात की हकीकत अब सामने आ गई थी कि उसके शौहर ने आज ही वो दराज खोला था। "अभी मैं तुम्हारे सामने कैमरे की फुटेज चेक करूँगा, और अगर तुमने वो कॉकरोच इस दराज में डाले हुए, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी फिर। तुम्हें अंदाज़ा भी है इनसे कितनी बीमारियाँ फैलती हैं?" वो अब उसे डाँट रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं है। वो अपनी आँखों में आँसू ले आई। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहकर उसका हाथ पकड़ता हुआ स्टडी रूम के अंदर बने एक कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ पर कैमरे वगैरह का सिस्टम था। इस हवेली में जितने भी कैमरे लगे थे, उनको इसी रूम में कंट्रोल किया जाता था। उसने कैमरे की फुटेज निकाली। 2 दिन पहले वो बड़े ही आराम से मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। उसने अपने हाथों में काँच का एक बाउल उठा रखा था। उसे आवाज़ भी बढ़ा दी। ज़िंदगी में पहली बार जन्नत साहिबा को इस बारे में पता चला कि जो कैमरे लगे हुए हैं, उनसे आवाज़ भी सुनी जा सकती है। वो बड़ी मज़े से ऊँची-ऊँची आवाज़ में बोल रही थी कि आज तो शाहज़ैन साहब का वो हाल होगा कि उनकी सड़ी हुई शक्ल पूरा ख़ानदान देखेगा। वाओ! कितना मज़ा आएगा। मैं तो सारा इल्ज़ाम हादी पर लगा दूँगी। जी, इसकी वैसे भी शाहज़ैन से नहीं बनती। वो बाकायदा उसका नाम ले रही थी। उसके बाद उसने वो कॉकरोच उस दराज़ में डाल दिए थे, और फिर उसके साथ कमरे से निकलने से पहले ही उसने कुछ किताबें फैला दी थी और फिर बैठ गई। चादर ज़मीन पर गिरा दी और वहाँ पर कचरा भी फैला हुआ था, जो कि थोड़ी देर पहले ही मुलाज़िमा इकट्ठा करके गई थी। आराम से कमरे को देखकर अपनी आँखों की ठंडक बचाने के बाद वो कमरे से बाहर निकलने लगी कि अचानक ही उसकी नज़र एक यूएसबी पर पड़ी, जो कि टेबल पर मौजूद थी। कुछ सोचते उसने यूएसबी उठाई और अपनी जेब में डाल दी। "मेरी यूएसबी कहाँ पर है?" शाहज़ैन ऊँची आवाज़ में चिल्लाया। वो इतनी ऊँची आवाज़ में चिल्लाया कि उसको अपने सीने से दिल निकलता हुआ महसूस हुआ था। ये यूएसबी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। पिछले काफ़ी दिनों से वो इसको तलाश कर रहा था, जबकि वो उसकी ऊँची आवाज़ सुनकर अपनी जगह उछल पड़ी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देख सकती। उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि यूँ उसका बोल उसके शौहर के सामने आ जाएगा। "मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यूएसबी कहाँ पर है? कहाँ पर रखी थी तुमने वो? वो पागलों की तरह उसको पिछले 2 दिनों से तलाश कर रहा हूँ मैं, और तुम हो कि इसे अपने पास रखकर बैठी हुई हो? मैं उसे ढूँढूँगा।" उसने नर्म लहजे में कहा। "क्या मतलब तुम्हारा? तुम उसे ढूँढोगे? क्या तुम उसे गुम कर चुकी हो?" उसने उसका मोबाइल उसका बाजू पकड़ते एक सम से झटका दिया, तो ज़रा उसकी तरफ पीछे की तरफ हटी। उसकी आँखों में पानी तैरने लगा, मगर शाहज़ैन को उसके आँसुओं की कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि अब उसकी शरारतें भी हद से तजावुज़ करती जा रही थी। वो जितना उसको समझाता था, वो उतना उसके सर पर चढ़कर नाचने की कोशिश करती। "अभी भी वो उसी वक़्त अपने कमरे में जाओ और वो यूएसबी ढूँढ कर लाओ, फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सज़ा दी जाएगी।" उसने उसे कमरे से निकलने को कहा, तो मनमनाते हुए कहने लगी, "मुझे लगता है कि यूएसबी मैंने गुम कर दी है। अगर वो गुम हुई, तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गुम कर दूँगा। तुम्हें मेरी एक बात ना समझ में आ रही है?"
उसके कंधे से पकड़ते उसको झिंझोड़ते हुए बोला। वो भागती हुई स्टडी रूम से बाहर निकली। हादी जो कि किचन में मौजूद रोस्ट से इंसाफ कर रहा था, उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेलो मोहतरमा, कैसी हैं आप? सुना है थोड़ी देर पहले आपकी अच्छी खासी खिंचाई हो रही थी। अब कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया आपने? यार एक बहुत बड़ा मसला हो गया। उस दिन मैंने मजाक में इसकी यूएसबी उठाई थी, मुझे नहीं पता था कि उनमें उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है। किसकी बात कर रही हो? शाहजहान की बात कर रही हूँ। अब वो मुझसे यूएसबी मांग रहे हैं। मुझे लगता है मैंने उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। हादी को खांसी शुरू हो गई। उसने बेइख्तियार उस नादान लड़की के चेहरे की तरफ देखा, जिससे किसी भी तरह की बेवकूफ़ी की तवक्को रखी जा सकती थी। तो फिर ठीक है, अपनी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उनको 2 दिन पहले ही वो यूएसबी ढूँढते हुए देखा था और वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। ताईजान से भी इस बारे में वो सवाल कर रहे थे। उनकी बहुत सी प्रेज़ेंटेशंस और बहुत से प्रोजेक्ट्स भी उस यूएसबी में मौजूद थे। तुम्हें तुम उनको ये ना बताना कि तुमने वो स्विमिंग पूल में फेंक दी है, वरना वो तुम्हें समंदर में फेंक आएँगे। ये कहकर वो दोबारा से खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। यहाँ पर मेरी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी मस्ती में फँस रही है और तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि अब मैं स्विमिंग पूल में कूद कर वापस लाने से तो रहा और पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। तुम उनको कह दो कि तुम्हारे पास नहीं है। ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गया, जबकि वो गुस्से में उसकी पुश्त को घूरने लगी। उसने अपने ज़हन पर दबाव डालने की कोशिश की तो उसने वाकई उसे स्विमिंग पूल में ही फेंकी थी। उसे ठीक तरह से पता नहीं याद भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उस दिन वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। उसको लग रहा था कि वो अपना बदला लेने में कामयाब हो चुकी है। थोड़ी ही देर में शाहजैन भी किचन में आ गया था। यूएसबी उसने काट डालने में कहा, कहाँ है वो? असल में चलो मेरे साथ, उसने दांत पीसते हुए कहा। वो ना चाहते हुए भी छोटे छोटे कदम उठाकर के पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों इस वक्त छत की तरफ जा रहे थे। कहीं इसका मुझे छत से धक्का देने का इरादा तो नहीं? उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए बेसाख्ता सोचा। हादी जो कि थोड़े ही फासले पर खड़ा था, उसको देखकर नकल उतारने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसको जान से मार दे। अभी कल तो उसने हाइकिंग के लिए प्लानिंग करनी थी और उसके लिए उसे पैकिंग भी करनी थी और सामान वगैरह भी इकट्ठा करना था। लेकिन रात के 2 वो यहीं बजने लगे थे। थोड़ा उसे अपने कमरे में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था और आज सारी रात तुम यहीं पर खड़ी रहोगी। यहाँ पर शदीद सर्दी थी। उसको सर्दी अपनी हड्डियों में घुसती हुई महसूस हो रही थी। मगर मैंने तो कोई स्वेटर भी नहीं पहनी। यही तुम्हारी सजा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस कदर सर्दी में बगैर स्वेटर के मत घुमा करो। आज तुम्हें अच्छे तरीके से अंदाजा होगा। ये कहकर वो छत का दरवाजा बंद करके वहां से जा चुका था, जबकि वो हैरत से उस दरवाजे को घूरती रही। उसने बेचैनी से दोनों बाजू को मसला। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। किस कदर खतरनाक इंसान है ये अल्लाह! इसके शर से हर किसी को बचाए। वो अपना मोबाइल भी नीचे भूल गई थी। उसका दिल कर रहा था कि वो छत पर खड़ी होकर ऊंची ऊंची आवाज में मदद के लिए चिल्लाए, अपने अम्मा अब्बा को जालिम इंसान की हरकतों के बारे में बताए। मगर उसको इस चीज से ही तो डर लग रहा था कि अगर शाहजहान ने उसकी हरकतों के बारे में उसकी अम्मा अब्बा को बता दिया, तब वो क्या करेगी? 3 घंटे गुजर चुके थे। उसकी टांगें शल हो चुकी थी। वो जमीन पर ही गिर गई थी। आंखों से पानी निकलने का जब दरवाजा खुला और वो मजबूत कदम उठाता दोबारा से वहां पर आया, घुटनों के बल उसके करीब बैठा और उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते बुलंद किया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे वो यूएसबी मिल गई है। ये कहकर उसकी आंखों पर फूंक मारी तो उसने बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक खुशगवार सी मुस्कुराहट फैली थी। कल सुबह क्या रहना, मैं तुम्हें खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जाऊंगा। नहीं, कल मैं नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तुम्हारे केमिस्ट्री के सर की मुझे कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि इस बार तुम किसी भी टेस्ट को कोई मिस नहीं कर सकते। वो इसे कैसे बताती कि कल उसका हाइकिंग पर जाने का इरादा है। वो दांत पीस कर रह गई थी। ठीक है, फिर कल वापसी पर मैं फुप्पो के घर जाऊंगी और कल रात मैं उन्हीं के घर पर रुकूंगी। ये तुम किस खुशी में करोगे? मुझे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको तो पता है, जवेरिया मेरी ही क्लास में पढ़ती है। वो मुझे उन चीज़ों के बारे में समझाएगी। मैंने मम्मा से इस बारे में बात कर ली हुई है। उसने फौरन से झूठ बोला। इस बारे में कल ही देखा जाएगा। फिलहाल अपने कमरे में जाकर आराम करो। उसने
एक नज़र उसके कांपते वजूद पर डालते हुए कहा। शाहजहान के कहने की देर थी, वो वहां से रफू चक्कर हो गई। उसने कोई गहरी सांस ली। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। जानता था वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो हद से ज्यादा झूठ भी बोलती थी, जिसकी वजह से अब जैन को उस पर यकीन भी खत्म हो गया था। एक दिन उसने जन्नत को हादी से बात करते हुए सुना। जब तक किसी के पास आपके खिलाफ सबूत ना हो तब तक आप अपनी गलती मानो ही ना, क्योंकि बगैर सबूत के कोई भी इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इसकी सोच पर अश अश कर उठा। पूरी रात ही वो ठीक तरह से सो नहीं पाई। उसके दिमाग में हाइकिंग पर ही अटकी हुई थी। उसका दिमाग अब वक्त बहुत तेज चल रहा था। अगर शाहजहान को उसके दिमाग तक रसाई हासिल हो जाती तो उसका अपना दिमाग घूम जाता, क्योंकि वो छोटी सी लड़की इस हद तक शातिर थी कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाती थी। इंतजार और सब्र करना तो उसने सीखा ही नहीं था। और जिस चीज की तलब होती थी, उसकी ख्वाहिश होती थी, उसको वो चीज उसी वक्त चाहिए और हर हाल में चाहिए, कुछ भी हो जाए। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। तुमने मुझे कहा था कि आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, और तुम्हारी वजह से मैंने भी छुट्टी कर, और मेरी दोस्त भी नहीं जा रही। तो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, क्योंकि मुझे तो मेरे शौहर हुक्म दिया है कि हर हाल में यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टेस्ट है। वो इस बार चालाकी तो कर रही थी, मगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी कर रही थी। तो इस बात पर नज़रअंदाज कर रही थी कि जो प्रोफेसर उसके शौहर को कॉल करके ये बता सकता है कि उसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कॉलेज में हर हाल में आना चाहिए, वो रिजल्ट के बाद भी तो सूरत हाल लाजमी बताएगा ना। तुम किसी भी किस्म का कारनामा करने के बारे में ना सोचना भी मत, वरना इस बार बहुत फुंसोगी। इस बार मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगी। जी बिल्कुल, इस बार तो मुझे हादी से मेरे 12,000 लेकर दोगी, क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की, तो बदले में तुम्हें कंसर्ट के टिकट भी नहीं दूंगी। और फिर इसके बदले में हादी को भी पैसे वापस करने होंगे, और मैं उससे कैसे मांग सकती हूँ? तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो जो चीज़ उसके पास जाती है ना, वो कभी भी वापस नहीं आती। मुझे कुछ भी नहीं पता। ये कहकर वो अपना बैग उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। तुम इतनी खुश क्यों हो? कि तुम्हारे दिमाग में कोई शैतानी ख्याल तो नहीं है? शाहजहान ने जो गौर से दिखते हुए कहा। मतलब क्या है आपका? वो मेरी खुशियों पर भी मेरा कोई हक नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल हक है। बस तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे हजम नहीं होती। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि वो इसके हम कदम होने के लिए तेजी से उसके पीछे भागी थी। फ्रंट सीट पर बैठने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और अपनी दोस्त को मैसेज किया कि कॉलेज के पिछले गेट की तरफ आ जाना, मैं वहां से बाहर निकलूंगी। उस गेट के बारे में कॉलेज की चंद लड़कियों को ही पता था, और उसका शुमार इन लड़कियों में होता था। अपनी आरज़ू तो उसने हर हाल में पूरी करनी ही थी, और इसके लिए अगर छोटा सा रिस्क लेना पड़े तो कोई मसला नहीं था। आज सुबह उसने अपने अंदाज में अपनी अम्मी से भी इजाज़त ले ली थी, और उसका अंदाज कुछ अनोखा ही था। उसने अपनी अम्मी से कहा था, अम्मी मैं आज हाइकिंग पर जाऊँ तो आप क्या करेंगी? उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। ठीक है अम्मी, फिर आपसे मुलाकात होती है। ये कहकर वो वहां से निकल गई, और उसके बकूल उसने अपनी माँ को इन्फॉर्म भी कर दिया। हालांकि उसकी अम्मी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनकी बेटी इस तरह की हरकत करेगी। तुम्हें टेस्ट की तैयारी तुम्हारी है ना, खुदा का वास्ते मुझे इस बार जलील मत करना। मैंने तुम्हें पिछले ही दिनों वो सारे फार्मूलाज याद करवाए थे। जी जी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से याद है। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इन बातों में पूरे मार्क्स लूंगी। उसने आंखें टिमटिमाते हुए कहा, और फिर तेजी से कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। वो भी अपने ऑफिस की तरफ चला गया था। कॉलेज के पिछले गेट से वो बाहर निकली तो वहां पर उसके दोस्तों का टोला खड़ा था। यार, कसम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जल्दी अब चलो, पहले से लेट हो गए। लोग 6 बजे निकलते हैं ताकि वहां टाइम पर पहुंच जाए, और हम तो निकलते ही उठ गए हैं। कोई मसला नहीं है, सर्दियां हैं, अगर गर्मियां होती तो ज्यादा परेशानी होती। उसने फौरन से उसे तसल्ली दी, और इस वक्त वो लोग गाड़ी में बैठी ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगाकर एंजॉय कर रही थी। यार, तुम्हारे उस खड़ूस कजन का क्या हाल है? कि अभी भी वो तुम पर सख्ती करता है, या फिर यार उसको छोड़ दो, फिलहाल उसका जिक्र करके ना मेरा मूड खराब ना करो। उससे मुंह बनाते हुए कहा, कुछ तो शर्म करो यार, वो तुम्हारा शौहर है। दूसरी सहेली ने उसे शर्म दिलाने की कोशिश की।
अभी हम दोनों का सिर्फ निकाह हुआ है, अब तक हम दोनों की रुखसती नहीं हुई है, और जब तक हम दोनों की रुखसती नहीं होगी तब तक वो मेरा शौहर नहीं है। तुमने क्या उसको बताया है? पागल तो नहीं होगी? मैं उसको कैसे बता सकती हूँ? वो तो मुझे हवेली से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं देता। अच्छा यार, हमें ये तो बताओ कि तुम्हारा उसके साथ निकाह कैसे हो गया? जब भी हम तुमसे ये पूछते हैं तुम हमारी बातों को टाल देती हो। उसने अपने लबों पर शोक के तासुरात सजा लिए। बस घर के बहरों की वजह से मजबूर हो गई थी। तुम्हें तो पता है कि मेरी अम्मी उसको कितना ज्यादा पसंद करती हैं। हर वक्त बस उसी का नाम लेती रहती हैं। कसम से कभी कभार तो मुझे ना उससे जेलसी होने लगती है। सब लोगों को उसकी मिसालें दी जाती हैं, हम कजनों को भी। मजाल है जो एक लम्हे को भी सुकून का सांस नसीब हो। तो तुम कजनों को किसने मशवरा दिया था कि तुम लोग उल्टे काम करो? हम उल्टे काम नहीं करते, बल्कि हो जाते हैं। इससे पहले कि मजीद कुछ कहा जाता, गाड़ी दूसरी गाड़ी से जाकर टकराई थी। उन सब लड़कियों का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। यार, गाड़ी जल्दी से भगाओ, वरना वो शख्स हमारे पीछे पड़ जाएगा। फ्रंट सीट पर बैठी हुई नौरीन को आयशा ने कहा कि वो बेचैनी से उनके चेहरे को देखने लगी। वो सड़क के दरमियान खड़ा है, मैं कैसे निकल सकती हूँ? वो लोग आपस में बहस कर रहे थे कि गाड़ी से वो शख्स उतरा और मजबूत कदम उठाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। उस शख्स के चेहरे की तरफ देखकर जन्नत को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों के तले से जमीन ही निकल गई हो, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शाहजहां था। वो भी इस छोटी सी लड़की को पहचान चुका था। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से से भींच ली। फ्रंट सीट पर बैठी हुई लड़की ने कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि पिछली सीट का दरवाजा खोलकर वो इसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गया था। लो जी, इसकी तो शामत आ ही गई है। बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। क्या कुछ भी नहीं सोचा था हमने कितना एंजॉय करेंगे, और देखो कैसे दोबारा से अपने शौहर की हत्या चढ़ गई है। उसके साथ हमेशा से ही बैड लक हो जाती है, जो अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती, बस हकीकत में हो जाता है। अभी भी उसकी रूबरू खड़ी थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, शाहजैब ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा, वरना उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज तहस नहस कर दे। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी, बल्कि घर में बैठकर स्टडी करोगी। इसका सिर्फ यही हल है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या अभी भी तुम ये बात कर रही हो? वो इतने जोर से चिल्लाया कि उसने बेसाख्ता खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। बैठो गाड़ी में, तुम्हें हवेली लेकर चलता हूँ, और तुम्हारी माँ को तुम्हारे करतूतों के बारे में बताता हूँ। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई और अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ दिए। मैं वादा करती हूँ दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूंगी। प्लीज ऐसा मत करे ना। उसने आंखें टिमटिमाते हुए कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस जल्लाद को कैसे राजी करे। हालांकि इस बार जो उसने गलती की थी वो हर किस भी नाकाबिले माफी नहीं थी। तुम आज के बाद कॉलेज नहीं जाओगी और अपने कमरे में बंद रहोगी, और इस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दूं। और जिस दिन तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उसी दिन सब हवेली वालों को इकट्ठा करके तुम्हारे करतूतों के बारे में बताऊंगा मैं। तुम कॉलेज के बहाने अपनी दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने के लिए निकल जाती थी। मैं मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि जिंदगी में पहली बार हुआ है, और पहली बार ही मैं पकड़ी गई हूँ। आखिरी बात, उसने आहिस्ता आवाज में कही। उसे दोबारा से हवेली वापस ले आया था। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसने छोटे बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। सोनी उसे देखकर बुरी तरह से बौखला गई। अरे अरे, क्या हो गया? तुम तो कॉलेज गई थी ना, और तुम्हारा टेस्ट था। किस्मत खराब हो गई मेरी। मेरे सितारे गर्दिश कर रहे हैं। जो भी काम करती हूँ उल्टा हो जाता है। और फिर उसने अपने ऊपर बीती हुई दास्तान सुना दी और ऊंची ऊंची आवाज में वो हंसने लगी। इतना हंसी कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। यहाँ पर मेरी जिंदगी खराब होगी और तुम हंस रही हो? यार, कसम से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी और उसके पेट में दर्द होने लगा, मगर उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मतलब तुम हवेली में ही रहोगी और तुम्हारा हवेली से निकलना ही बंद हो गया? कसम से तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। जितनी तुम शरारतें करती हो ना, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये रात का वक्त था। सब कजन्स महफिल जमा कर बैठे हुए थे, जबकि उसका मुंह बना हुआ था। अचानक हादी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा,
तुम तो अपने साहिब से इतना डरती हो कि उसके सामने आवाज तक नहीं निकलती। मैं किसी से नहीं डरती, वो पुरजोश अंदाज में बोली। उसी वक्त शाहजैन आया, उन सबको डांट कर वहां से निकाल दिया, क्योंकि वो लाउंज में बैठ कर शोर कर रहे थे। वो अंदर बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था। लो जी, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कैसे उसने तुम्हें निकाल दिया, और तुम तो उससे सवाल ही नहीं कर सकती हो। हादी ने फिर से उसे जोश दिलाने की कोशिश की। बाकी कजिन भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो गुस्से से उठी और उसके कमरे में चली गई। इस बात को भूल चुकी थी कि उस दिन उसने जो कारनामा सरंजाम दिया था वो अभी तक हार्ट टॉपिक था। आपने हमें कमरे से बाहर क्यों निकाला? उसने रो जाने की कोशिश की। शाहजहां ने एक नजर उसकी गहराई से उसे देखा। जो भी तुम्हें हिम्मत देना ना, उसको जाकर कहो कि तुम्हें भड़काना बंद कर दे। मुझे कोई भी हिम्मत नहीं दे रहा, मैं खुद आपसे सवाल कर रही हूँ। अब की बार वो उसकी तरफ बैठा। आज तो तुमने मुझसे इस लहजे में बात कर ली है, लेकिन दोबारा कभी इस अंदाज में बात की तो जुबान गदी से खींच लूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। न जाने क्यों आज वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, अगर आपको मैं इतनी जहर लगती हूँ, तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, घर वालों की बातों में आ गया था, वरना मुझे भी तुम्हारी जात से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने लापरवाही का इजहार करते हुए कहा, और वो सदमे से उसके चेहरे को देखने लगी। क्या आपको मुझसे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है? आज वो बहुत ज्यादा गमगीन थी, क्योंकि शाम के वक्त सोनिया ने उसे अपने मंगेतर के दिए हुए तोहफे दिखाए थे। और वो सोच रही थी कि जब से उसका निकाह हुआ था, शाहजहां ने तो उसे कोई चीज लेकर ही नहीं दी थी, और ना ही वो इसे घुमाने के लिए लेकर गया था। बस, और इसे यही बातें वो सुनाता रहता था, या फिर अपने ऑफिस के कामों में ही बिजी रहता था। वो टूटे हुए दिल के साथ कमरे से बाहर निकली, और फिर उस दिन के बाद वो काफी खामोश खामोश रहने लगी। वो किसी से बात वगैरह भी नहीं करती थी। उसकी सारी शरारतें भी खत्म हो गई थी। ये बात शाहजहां शिद्दत से नोट कर रहा था। एक दिन उसने जन्नत से पूछा, तो संजीदगी का मुजाहरा करते करते हुए कहने लगी, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा आपको मेरी जात में कोई दिलचस्पी है? उसको एटीट्यूड दिखा रही थी। वो बस उसके चेहरे को घूर के रह गया। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? उसको घूरते हुए बोला, मुझे दिखाई देता है, मैं अंधी नहीं। वाह, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। इस बात को उसने अपने दिल पर ले लिया था। आज कल वो कुछ ज्यादा ही दुखी और उदास उदास रहने लगी थी। कुछ उसकी फुप्पो की बेटी की मेहरबानी थी, जो हर बार कि उसके सामने कपल्स गोल्स की बातें करती रहती थी। वो देख रही थी कि उन दिनों उसकी फुप्पो की बेटी कुछ ज्यादा ही शाहजहां के साथ बैठी होती थी। उसने अपनी माँ माँ को भी बात करते हुए सुना था कि शाहजहां को समझदार लड़कियां पसंद है, और तुम अपनी हरकतों की वजह से किसी दिन उसके दिल से उतर जाओगी। एक दिन जब वो अपने कमरे में जा रही थी, तो उसे अपनी पुप्पो की बेटी की आवाज सुनाई थी। उसे पलट कर देखा, और उसका हलक सख्त कड़वा हो गया। उसके माथे पर बल पड़ गए, और बस ही नहीं चल रहा था कि उसके बाल खींच खींच कर उसको गंजा कर दे। आज मैं शाहजहां के साथ ना घूमने के लिए गई थी। उसने आंखें टिमटिमाते हुए कहा, तो मुझे माँ किस कदर खुशी में बता रही हो। मुझे हैरत होती है कि तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों जाता है। मैंने तो सुना था कि उसने तुमसे अपनी मर्जी से निकाह किया, मगर मुझे अंदाजा हो रहा है कि उसे तुम्हारी जात में वाकई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जन्नत गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच के रह गई। उसके आंसू आंखों में ठहर से गए, जबकि लब भी होले होले कांपने लगे। जब वो पलटी तो उसने देखा शाहजहां वहां पर खड़ा है, और वो गुस्से से उसकी फूफो की बेटी को घूर रहा था, मगर वो उससे पहलू से निकलती अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन उसने एक नया ड्रामा लगाया। उसने हवेली वालों के सामने जाकर ये ऐलान किया कि वो शाहजहां से शादी नहीं करेगी, उसे तलाक चाहिए। आमना बेगम गुस्से से अपनी बेटी के कमरे में गई, और उसका बाजू पकड़कर झटके से कहने लगी, तुमने कौन सा ये नया शोशा तमाशा लगाया हुआ है? तुम्हें एक जगह पर आराम से सुकून क्यों नहीं है? तुम्हें अंदाजा भी है कि दादा जान तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो गए हैं, और मैं कितनी परेशान हूँ? आपको इस बारे में एहसास है? वो शख्स वो शख्स मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, वो मुझसे शदीद नफरत करता है। हर वक्त मुझे डांटता रहता है। आपको लगता है कि इस तरह के इंसान के साथ जिंदगी गुजर सकती है? मजाक अपनी जगह पर, मगर मेरा उस इंसान के साथ कोई गुजारा नहीं। तुम्हारा उसी से निकाह हो चुका है। पहले मैं सोच रहा था कि 2 महीनों के बाद तुम्हारी रुखसती करूंगी, मगर अब 2 हफ्तों के बाद तुम्हारी रुखसती होगी। अम्मी जान, अगर आपने ऐसा किया
तो मैं घर से भाग जाऊंगी। आमना बेगम का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। दोबारा अगर इस तरह की बात की, अपने मुंह से निकाली, तो जुबान गदी से खींच लूंगी। इस तरह का घटिया ख्याल तुम्हारे जहन में आ कैसे गया? वो इसका मुंह दबोचते हुए कहने लगी और फिर उसको अपने गले से लगाकर पूट पूट कर रोने लगी। वो इनकी लाडली और इकलौती बेटी थी, जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी। मगर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसको एकदम से क्या हो गया। क्या शाहजहां ने तुम्हें कुछ कहा है? वो कुछ कहता नहीं है, इसी चीज का तो मसला है। उसने दिल ही दिल में सोचा। नहीं, उसने भी कुछ नहीं कहा। अम्मी, खुदा का वास्ता है, मुझे सब खानदान वालों के सामने जलील मत करना। वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, तो उनके चेहरे को देख कर रह गई थी। माफ कीजिएगा अम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बानी नहीं दूंगी। उसको पता था कि घर वाले उसकी बात नहीं मानेंगे और उसके पास आखिरी ही रास्ता था कि वो रात की खामोशी में इस घर से फरार हो जाए। जब उसने अपने इरादे के बारे में सोनिया को बताया तो उसने कुछ भी नहीं कहा। जिस रात वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, शाहजैन वहां पहुंच गया और उसके बाजू पकड़कर एक झटके से उसके उसको घर के अंदर खींचा और वो उसके सीने से जा लगी। क्या तुमने तय किया हुआ है कि कोई भी काम आराम से नहीं होने दोगी? छोड़े मुझे। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मुझे आपसे नफरत है। और क्या मैं इस नफरत की वजह जान सकता? आपको मेरी जात में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाने के लिए और ये सब कर रहे हैं। शाहजहान ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए अपने छोटे से जहन पर ना इतना ज्यादा जोर ना डाला करो। आप मेरे शौहर हैं, मगर आप मेरी पप्पो की बेटी के साथ घूमते रहते हैं और उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसके लिए तोहफे लाते हैं। कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा निकाह हो चुका है। मेरी दोस्त थे, उनके मंगे थे। शाहजहान को मुंह हल में उसके खुले का खुला रह गया। हर दूसरे दिन मुझसे 50,000 मांगने कौन आता था? मेरी इजाजत के बगैर मेरा वॉलेट उठाकर कौन गायब हो जाता था? मेरी की चाबी मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे से कौन लेकर जाता था? मेरी बाइक पर प्रैक्टिस कौन करता था? अब बाजू लपेटे उसी से वो सवाल कर रहा था। ये सब तो मैं जबरदस्ती करती थी ना? और तुम्हें लगता है कि मैं इजाजत ना देता तो तुम जबरदस्ती कर सकती? मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मेरे लिए एक डरावनी ख्वाब से कम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकूं। जिंदगी में जितने भी लम्हात हों वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। और जहां तक फूफो की बेटी का सवाल है, तो मुझे उसकी जात में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो खुद जानबूझकर मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करती थी और ना ही मैं उसे किसी शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया था। उस दिन भी वो खुद मेरी गाड़ी में आकर जबरदस्ती बैठी थी। मैं सोनिया को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था, तो उसने कहा था कि सोनिया के साथ यूनिवर्सिटी जाएगी। शाहजहान ने इंतहाई धीमे लहजे में उसे सफाई पेश की, तो वो बेवकूफ़ों की तरह उसके चेहरे को देखने लगी। क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हारी सारी नादानियों को नजरअंदाज करता। उसके लबों पर अब एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसके गाल भी शर्म की वजह से लाल हो गए थे। चलो, इस तरह से मुझे ये तो अंदाजा हुआ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो चीखते हुए बोली। तुम्हारे मुकरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्यारा तो अब खुलकर सामने आ गया। वाओ, तुमसे इस वजह से जेलिस होती थी क्योंकि वो मुझसे बात करती थी। वाओ, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम मुझ पर इतना मरती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो चीखते हुए इनकार कर रही थी, जबकि वो जानबूझकर उसको तंग कर रहा था। उसका दिल साफ हो चुका था, वो भी अब काफी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। गलत फहमियां खत्म हो चुकी थी और उसकी शरारतें अब की बार फिर से शुरू होने वाली थी।